अस्सलामुअलैकुम आदाब। मैं हूं डॉक्टर निज़ामुद्दीन क़ासमी। इरेक्टाइल डिसफंक्शन की सीरीज़ का ये आज 7वां एपिसोड है। इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे, आपको बताएंगे इरेक्टाइल डिसफंक्शन का एक बहुत बड़ा मेजर प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा मेजर एक कॉज़ है जिसको हम लोग आर्टीरियल इनसफिशिएंसी के नाम से जानते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आर्टीरियल इनसफिशिएंसी होता क्या है, इसके क्या क्या कॉजेज़ हैं, किन किन वजूहात की बिना पर किसी शख्स में आर्टीरियल इनसफिशिएंसी होता है और इसकी वजह से इरेक्टाइल डिसफंक्शन के साथ साथ और दूसरे कॉजेज़, दूसरे अलामात, दूसरे सिम्टम्स क्या आते हैं, दूसरी प्रॉब्लम्स बॉडी में और क्या क्या होती हैं आर्टीरियल इनसफिशिएंसी की वजह से। तो ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। आगे फिर हम आपको बताएंगे कि आर्टीरियल इनसफिशिएंसी की वजह से अगर आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो रहा है तो इसके लिए ट्रीटमेंट के ऑप्शंस क्या हैं, बेस्ट ट्रीटमेंट किस पैथी में अवेलेबल है, अकॉर्डिंग टू यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन आप इसको कैसे ट्रीट कर सकते हैं। इसी तरीके से लास्टली हम डिस्कस करेंगे कि कुछ यूनानी दवाओं के बारे में कि अगर आपको आर्टीरियल इनसफिशिएंसी की वजह से इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो रहा है तो उसके लिए आप कौन कौन से मेडिसिन का यूज़ करके आप इस परेशानी से अपने आप को बचा सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि व्हाट इज़ आर्टीरियल इनसफिशिएंसी, ये होता क्या है। देखिए, ब्लड फ्लो में हमारा जो है आर्टरीज़ जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल अदा करती हैं, लेकिन उसमें कुछ ऐसे इश्यूज़ हो जाएं, उसमें कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स डेवलप हो जाएं कि जिसकी वजह से फिर जो आर्टरी का फ़्लो है, आर्टरी का के अंदर जो ब्लड का फ़्लो है, जिस वॉल्यूम में ब्लड उसमें जाता है उसमें कहीं ना कहीं इश्यूज़ आ जाएं और वो जितना ब्लड उसमें जा रहा है उस वॉल्यूम में कमी हो जाए या फिर बिल्कुल ही स्टॉप हो जाए, वहाँ से ब्लड आना जाना बंद हो जाए, तो ये कहलाता है आर्टीरियल इनसफिशिएंसी। अब इसके पीछे के कॉजेज़ और फैक्टर क्या हैं। देखिए, कल की वीडियो में हमने आपको बताया था कि प्लेग बन जाता है, प्लेग का जो है डिपोजिशन हो जाता है आर्टरीज़ में, तो उसकी वजह से इस तरह की कंप्लेंट आती हैं, इस तरह की प्रॉब्लम होती हैं। अब ये डिपेंड करेगा कि वो प्लेग क्यों बनता है। कल की वीडियो में जैसे मैंने आपको बताया था कि जो लोग क्रॉनिक स्मोकर होते हैं उन लोगों में इस तरह के इश्यूज़ आते हैं और वो प्लेग बनता है, प्लेग बिल्डअप होता है। और वो मैंने एक चीज़ और बताई थी आपको कि वो जो प्लेग होता है, जो प्लेग बिल्डअप हुआ है, वो आर्टरीज़ के थ्रू, ब्लड की सप्लाई के थ्रू, ब्लड के फ़्लो के थ्रू वो पूरे जिस्म में ट्रैवल करता रहता है, चलता रहता है। जहाँ पर उसको फेवरेबल कंडीशन मिलती है, जहाँ पर उसको थोड़ा सा सपोर्ट मिलता है आर्टरीज़ में, वहाँ पे वो डिपॉज़िट होना स्टार्ट हो जाता है, वहाँ पे जमने लगता है। अब जहाँ पर वो जमेगा, जहाँ पर वो डिपॉज़िट हो जाएगा, तो उसके डिपॉज़िट होने की वजह से फिर वहाँ की जो ब्लड सप्लाई है, एक जो चेन है ब्लड सर्कुलेशन की, वो डिस्टर्ब होनी स्टार्ट हो जाएगी। जिस वॉल्यूम में वहाँ पर ब्लड आपका जो है फ़्लो कर रहा था, फिर उस वॉल्यूम में वहाँ पे ब्लड आपका फ़्लो नहीं करेगा और इसकी वजह से फिर वो जो है जिस सिस्टम में, वो जिस आर्टरी में प्लेग जो है डिपॉज़िट हुआ है, जहाँ पे जमा हुआ है, उस सिस्टम के इश्यूज़ आपको आएंगे। स्पेशली हम आज डिस्कस कर रहे हैं इरेक्टाइल डिसफंक्शन के बारे में। तो अगर इन आर्टरीज़ में, पेनाइल आर्टरीज़ में अगर प्लेग का डिपोजिशन हो जाए तो वहाँ पर जो है आर्टीरियल इनसफिशिएंसी हो सकती है। इसी तरह एक दूसरा कॉज भी होता है कि इसके अंदर जो है जो आर्टरीज़ होती हैं, इनकी वॉल के अंदर कहीं ना कहीं अच्छी खासी नरमी होती है, वॉल्स जो होती हैं काफ़ी जो है एक तरह से इसमें लचक पाई जाती है। लेकिन कुछ कंडीशन, कुछ हेल्थ की कंडीशन की वजह से उसमें क्या होता है कि सख्ती हो जाती है, वो आर्टरीज़ जो हैं वो सख्त हो जाती हैं, तो उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं वॉल्यूम जो है वो कम हो जाता है। एक तो ये, दूसरा क्या होता, और तीसरी एक बात ये हो सकती है कि कुछ लोगों में जो आर्टरीज़ हैं वो श्रिंक हो जाती हैं, वो कंप्रेस हो जाती हैं, दब जाती हैं, तो उसकी वजह से भी जो फ़्लो है, जो सर्कुलेशन है ब्लड का, वो डिस्टर्ब होता है और उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं आर्टीरियल इनसफिशिएंसी हो सकती है। तो ये कुछ कॉजेज़ हो गए कि किन किन वजूहात की बिना पर कैसे कैसे आर्टीरियल इनसफिशिएंसी होती है। तो एक तो ये कि जो क्रॉनिक स्मोकर होते हैं उन लोगों में इस तरह की जो है आर्टीरियल इनसफिशिएंसी हो जाती है। दूसरे जो बहुत ज़्यादा एक्सेसिव मास्टरबेशन करते हैं उन लोगों में भी जो आर्टरीज़ हैं वो कंप्रेस हो जाते हैं, उनके कंप्रेस होने का डर रहता है और उसकी वजह से फिर कहीं ना कहीं ब्लड का फ़्लो जो है, ब्लड का सर्कुलेशन जो है वो डिस्टर्ब होता है। तो ये हो गई बात कि आर्टीरियल इनसफिशिएंसी क्या होती है। इसी तरीके से हमने डिस्कस किया, बताया आपको कि आर्टीरियल इनसफिशिएंसी के क्या क्या असबाब और क्या क्या कॉजेज़ हैं, किस वजह से ये होता है और कैसे होता है। अब अगर आर्टीरियल इनसफिशिएंसी हो जाए तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन क्यों होता है, इरेक्शन पे उसका इफ़ेक्ट क्यों आता है। देखिए,
हमारा जो इरेक्शन होता है, कई सारी वीडियोस में हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि इरेक्टाइल पंप होते हैं, वहाँ पर ब्लड आकर के एक्यूमुलेट हो जाता है, जमा हो जाता है, फिर वहाँ से वो निकलता नहीं है थोड़े टाइम तक के लिए, तो इसी वजह से वहाँ पे इरेक्शन होता है। जब इजैकुलेशन हो जाता है तो उसके साथ में वो ब्लड वहाँ का जो है रिलीज़ हो जाता है, फिर वो इरेक्शन जो है वो सबसाइड हो जाता है। ये पूरा नॉर्मल फंक्शन है। अब क्या होता है कि आर्टरीज़ की आर्टीरियल इंसफिशिएंसी की वजह से, आर्टरीज़ के अंदर ब्लड के प्रॉपर वे में सप्लाई ना होने की वजह से, ब्लड के फ़्लो के सही ना होने की वजह से, वॉल्यूम प्रॉपर वहाँ पे जा नहीं रहा, तो ब्लड वहाँ पे सही तरीके से पहुँच नहीं रहा है। ब्लड वहाँ पर जितना पहुँचना चाहिए उतना पहुँच नहीं रहा है, तो वहाँ पे एक्यूमुलेट कैसे होगा, वहाँ पे भरेगा कैसे? तो अब जब वहाँ पे ब्लड भरेगा नहीं, एक्यूमुलेट नहीं होगा, तो अब जाहिर सी बात है जो फंक्शन ही ब्लड के भरने की वजह से, एक्यूमुलेट होने की वजह से होता है, वो फंक्शन नहीं होगा। तो इस वजह से वहाँ पे इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो जाता है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो गया। एक कॉज इसके साथ साथ फिर दोबारा ये होता है कि अब वहाँ पर जब ब्लड का सर्कुलेशन सही नहीं है, ब्लड का फ़्लो सही नहीं है, तो ऐसी सूरत में अब क्या होता है कि जो नरिशमेंट है हमारे मसल्स की, उस नरिशमेंट में कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट आना शुरू हो जाता है, उसमें डिस्टर्बेंस हो जाती है। जितनी खुराक चाहिए होती है वहाँ के मसल की, उसके ग्रोथ के लिए, उसके बिल्डअप के लिए, वो इतना मिल नहीं पाती उसको, तो इस वजह से वहाँ की जो मसल्स हैं वो वीक हो जाती हैं, कमज़ोर हो जाती हैं, तो उसकी वजह से भी उनको आगे चल कर के जो पेनाइल श्रिंकेज है इसकी कंप्लेंट आती है, और ईडी तो उनको हो ही जाता है। तो ये सारी बातें हुई कि कैसे कैसे ये काम करता है, आर्टेरियल इंसफिशिएंसी की वजह से क्या क्या कंप्लेंट आती हैं। ये तो हम बात कर रहे हैं कि ईडी की प्रॉब्लम हो गई। मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में ही कि जिस सिस्टम में ये प्लेक जो है बिल्डअप होगा, जहाँ पे जाके ये डिपॉजिट हो जाएगा, उस सिस्टम की कंप्लेंट आती हैं। ये आपके हेड में भी आ सकता है, वहाँ पे इश्यूज़ आएंगे। अगर आपके चेस्ट में आ जाएगा तो चेस्ट पेन होगा, आपको कार्डियक इश्यूज़ होंगे। आपके लेग में जा सकता है, वहाँ पे उसके दूसरे इश्यूज़ होंगे, बहुत ज़्यादा पेन होगा, सीवियर पेन होगा, वहाँ पे जो है आपको स्वेलिंग आ जाएगी, इस तरह की कंप्लेंट आएंगी। आपकी बेली पर भी वो जो है डिपॉजिट हो सकता है। तो जहाँ जहाँ ये डिपॉजिट होगा, जिन आर्टरीज़ में डिपॉजिट हो जाएगा, वहाँ की उसके अकॉर्डिंग वहाँ की कंप्लेंट आएंगी उस पेशेंट में। अगर हम बात करें इससे ट्रीटमेंट के क्या ऑप्शंस हैं, तो आम तौर पे जो हमारा बेड लाइफ स्टाइल है, अनहेल्दी लाइफ स्टाइल है, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन की वजह से ये होता है, हम सही फूड नहीं लेते उसकी वजह से ये होता है। तो सबसे पहले ज़रूरी इसमें यह है कि जो आपका बेड लाइफ स्टाइल है, बेड जो फूड अनहेल्दी फूड जो आप ज़्यादा लेते हैं उसको बंद करना है। अगर आप ड्रिंक करते हैं उस ड्रिंक का कंजम्पशन आपको बिल्कुल रोकना पड़ेगा। स्मोकर हैं, अगर आप क्रोनिक स्मोकर हैं तो बिल्कुल उसको बंद करना पड़ेगा, स्मोकिंग आप नहीं कर सकते। ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं। मेडिसिन की अगर हम बात करें तो नॉर्मल ये जो मॉडर्न पैथी है उसमें अटोरवास्टेटिन या फिर रोजुवास्टेटिन, इस ग्रुप की जितनी मेडिसिन हैं, अटोरवास के नाम से भी आती हैं ये ड्रग, आप उनका यूज़ करके इस कंप्लेंट को रिजॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन ये मेडिसिन आपको ऐसे नहीं लेनी है, किसी डॉक्टर के मशवरे से ही लेनी है। इसके साथ साथ अगर हम यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में बात करें तो मैंने कल भी आपको बताया था कि जो इस तरह की कंप्लेंट हैं उसके लिए आप नुस्ख़ा अरबिया जो है हमारा, आप उसका यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से हमदर्द की लाइपोटैब हैं, उनका आप यूज़ कर सकते हैं। ये डिज़ोल्व करने के लिए बहुत अच्छा है। बेली फैट अगर आपको है, बेली में अगर ये डिपॉजिट हो जाएं तो मुहल्लिल के तौर पे आप हब्बे तिनकार का यूज़ कर सकते हैं, उससे भी कहीं ना कहीं ये डिज़ोल्व होने के चांसेस हैं, क्योंकि ये अच्छा मुहल्लिल माना जाता है यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में, हब्बे तिनकार। इसके अलावा अगर उनकी जो आर्टरी हैं वो कंप्रेस हो गई हैं, दब गई हैं, तो उसको सही करने के क्या ऑप्शंस हैं। आसाबी कमज़ोरी आ गई आपको, तो आसाबी कमज़ोरी के लिए फिर आप वही, अगर आप डायबिटिक हैं तो फ़लास्फ़ा के कैप्सूल आते हैं डेलवी कंपनी के, आप उनका यूज़ कर सकते हैं। विंटॉक्स कैप्सूल का आप यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से माजून फ़लास्फ़ा, अगर आप डायबिटिक नहीं हैं, शुगर लेवल सही है, तो माजून फ़लास्फ़ा का आप यूज़ कर सकते हैं। जनरल वीकनेस, जनरल डिबिलिटी के लिए आप माजून आरत खुरमा का इस्तेमाल कर सकते हैं। इरेक्शन को थोड़ा सा स्टिमुलेट करने के लिए आप जो है माजून निशात अंगेज़, हब्ब निशात, इसी तरीके से माजून जलाली का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। माजून सालब आप यूज़ कर सकते हैं। इस तरह की मेडिसिन आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये कुछ मेडिसिन हो गई, कुछ ड्रग हो गई। इसी तरीके से ब्लड की सर्कुलेशन को बढ़ाने के लिए, उसकी जो फ़्लो है, ब्लड का जो फ़्लो है उसको इम्प्रूव करने के लिए
आप वहाँ पे लोकल एप्लीकेशन के लिए हमारे जो रगनियात हैं, जो अच्छे मुहर्रिक हैं, आप उनका यूज़ कर सकते हैं। तिलाजात हैं, उनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारी मेडिसिन आपको यूज़ करनी पड़ेंगी इसको कंट्रोल करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस की, आपको बताया कि आर्टेरियल इनसफिशिएंसी अगर आपको हो जाए तो उसकी वजह से जो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होता है उसके क्या क्या कॉजेज़ हैं, कैसे आप उसको ट्रीट कर सकते हैं, ट्रीटमेंट के ऑप्शंस क्या हैं, क्या मेडिसिन हैं अकॉर्डिंग टू यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, इसको तहलील करने के लिए आप कैसे किन किन मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस की। तो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के बारे में हमने अल्हम्दुलिल्लाह टोटल 7 एपिसोड में जो इसके इम्पॉर्टेंट कॉजेज़ थे उनको लिया, हमने बताया आपको। फर्स्ट एपिसोड से लेकर के आज 7वीं वीडियो तक हमने आपको सारी चीज़ें बता दी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के बारे में। मुझे नहीं लगता कि इसके बाद आपको कोई और ज़रूरत पेश आएगी, आपको किसी तरह का कोई क्वेश्चन होगा, क्योंकि हमने जो इसके मेजर कॉजेज़ थे उन सब को कवर करने की कोशिश की है। फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ रह गया है, कुछ छूट गया है, तो आप कमेंट बॉक्स में हमको बता सकते हैं और इसके लिए जो फिर आगे किसी दूसरी वीडियो में फिर हम वो सारी चीज़ें हम कवर कर सकते हैं। तो टोटल अल्हम्दुलिल्लाह हमने टोटल 7 एपिसोड्स में हमने आपको बताने की कोशिश की कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन क्या होता है, इसके पॉसिबल कॉजेज़ क्या होते हैं, क्या ट्रीटमेंट के इसके ऑप्शन होते हैं, किस पैथी में इसका सक्सेसफुल ट्रीटमेंट होता है, और अलग अलग कॉजेज़ के अकॉर्डिंग यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन के ट्रीटमेंट में कौन कौन से मेडिसिन को यूज़ करके हम इसको ट्रीट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमने आपसे बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस की हैं अलग अलग एपिसोड में। तो आप लोगों का हम थैंक यू अदा करना चाहेंगे, शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि आप लोगों ने हमें सपोर्ट किया और हमारी सारी वीडियोज़ को आप लोगों ने प्यार और मोहब्बत दिया। तो आगे भी हम इसी तरह की जो वीडियोज़ हैं वो आप लोगों को देते रहेंगे, और जो ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है, जो हमारी ज़िम्मेदारी है कि सही इन्फॉर्मेशन जो साइंटिफिकली प्रूव भी हो, ऐसी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाने की कोशिश की जाए, और सही इन्फॉर्मेशन ताकि आप लोग इस तरह के तमाम डिजीज़ से अपने आप को बचा सकें, वक्त रहते आप इसका इलाज कर सकें, ताकि आगे चल कर के आपको कोई कॉम्प्लिकेशंस ना हो, किसी तरह का कोई इशू ना हो। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि हेल्थ से रिलेटेड आपको हमारी सारी वीडियोज़ टाइम पे मिलती रहें। तो थैंक यू वेरी मच। आज की इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आपसे किसी दूसरी वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे किसी दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।